दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि अमन की शादी दीक्षा से हुई है। अमन हीन भावना से ग्रस्त है क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसलिए निम्न मध्यम वर्गीय घर की दीक्षा की शादी उससे हुई। लेकिन दोनों की शादी को 6 महीने बीत चुके हैं पर अभी तक उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हो पाया है। और अब दीक्षा के मायके और ससुराल वालों को सारी बात पता चल चुकी है। दीक्षा के माता पिता ने साफ बोल दिया है कि अगर अमन में कोई शारीरिक कमी है तो वह दीक्षा और अमन का तलाक करवा देंगे, क्योंकि फिर इस रिश्ते को निभाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अमन के घर वालों का कहना है कि अमन के अंदर कोई शारीरिक कमी नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है और हम सब मिलकर सब कुछ जल्दी से ठीक कर देंगे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। आर्यन ने अमन को अपने डॉक्टर दोस्त सौरभ का कांटेक्ट दे दिया था और अगले दिन अमन और दीक्षा डॉक्टर सौरभ से मिलने पहुंचे। डॉक्टर सौरभ ने अमन का अच्छे से चेकअप किया और उससे अच्छे से बातचीत करके उसकी समस्या को अच्छे से समझा। फिर अमन से बोला, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं और कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब कुछ सुनकर अमन और दीक्षा ने राहत की सांस ली और फिर अमन और दीक्षा घर लौट आए। घर पर सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आर्यन ने अमन से पूछा, डॉक्टर सौरभ ने क्या बोला? तो अमन ने बोला, डॉक्टर ने बोला है सब ठीक है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सुनकर घर में सब और दीक्षा के मायके वालों ने भी राहत की सांस ली। लेकिन दीप्ति ने फिर दीक्षा को चुपके से एक ताना मार ही दिया, अरे अगर कोई समस्या नहीं होती तो क्या तुम दोनों के बीच 6 महीने में इतना भी आपस में सामंजस्य नहीं बैठा है कि पति पत्नी का रिश्ता कायम हो सके? ज़रूर कोई बात है और यह सब बीमारी कभी ठीक नहीं होती। सुनकर दीक्षा दुखी हो गई और दीप्ति अपनी बात बोलकर वहाँ से निकल गई। दीक्षा के मन में कई तरह की उथल पुथल चल रही थी कि मेघा वहाँ पर आ गई और बोलने लगी, अमन तो ठीक होगा ही, हमें तो पहले से ही पता है। यह सब कुछ तेरा त्रिया चरित्र है। अमीर घर की बहू जो बन गई है तो अपने रंग तो दिखाएगी ही ना, ताकि यहाँ से अधिक पैसे निकलवा कर अपने मायके में भर सके। सुनकर दीक्षा और दुखी हो गई और मेघा भी उसे ताना मारकर वहाँ से चलती बनी। दीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऊपर से दीप्ति और मेघा ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। खास करके अब और ज़्यादा उसे परेशान कर रही थी जब से यह बात खुलकर सबके सामने आ गई थी। खैर, अभी दीक्षा इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना चाहती थी। वह चाहती थी कि बस अमन खुश रहे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने अमन को कुछ दवाइयाँ दी थी जिसे टाइम पर लेनी थी और अमन अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले रहा था। धीरे धीरे अमन खुद में कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था और दीक्षा और अमन के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा था। 1 महीना बीतते बीतते दीक्षा और अमन के बीच एक सामान्य पति पत्नी जैसा रिश्ता कायम हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अमन और दीक्षा के चेहरे की खुशी देखकर ही घर वालों को अंदाज़ा हो गया था कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और अब दीप्ति और मेघा किसी के भी ताने का दीक्षा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से दीप्ति और मेघा भी चिढ़ जाती थी कि दीक्षा की ज़िंदगी पटरी पर कैसे आ सकती है। पता नहीं क्यों वह दोनों उससे बहुत जलती थी। अब घर का वातावरण बिल्कुल सामान्य होता जा रहा था। अमन बहुत खुश रहता था। 2 महीने बाद पता चला कि दीक्षा गर्भवती है। सुनकर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन तो खुशी के मारे पागल ही हो गया था और अमन को गले लगाकर खुश हो रहा था। अरे वाह, अब मेरा छोटा भाई इतना बड़ा हो गया कि बाप बनने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सब कुछ ठीक हो गया। और अमन के मम्मी पापा और दीक्षा के मम्मी पापा सब बहुत खुश थे। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक डॉक्टर सौरभ का मर्डर हो गया, जिसने अमन का इलाज किया था। अब तो सब हैरान हो गए। एक डॉक्टर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन क्योंकि यह एक मर्डर का मामला था तो पुलिस अपनी छानबीन में लगी थी। डॉक्टर की लाश पुलिस वालों को सड़क पर मिली थी जब वह सुबह सुबह अपनी बाइक राइडिंग का शौक़ पूरा करने के लिए बाइक चलाया करते थे। उसी वक्त किसी ने किसी भारी चीज़ से उनके सर पर मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और क्योंकि वह एक सुनसान इलाके में बाइक चलाया करते थे, क्योंकि उन्हें तेज़ बाइक चलाने का बहुत शौक़ था, तो वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे।
वह शहर के बाहर का एक सुनसान एरिया था। पुलिस वाले हर तरह से छानबीन कर रहे थे कि एक डॉक्टर की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन फिर डॉक्टर का मोबाइल उन्हें मिला और उस मोबाइल में उन्हें एक वीडियो मिला जो डॉक्टर साहब ने खुद बनाया था अपनी क्लिनिक में बैठकर। उसमें डॉक्टर सौरभ बोल रहे थे, मैं डॉक्टर सौरभ, मैं आर्यन का दोस्त हूँ और आर्यन के छोटे भाई अमन का मैंने ही इलाज किया है। उसमें कोई शारीरिक कमी नहीं थी, पर वह अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पा रहा था। कारण कुछ और था। कारण था उसका बड़ा भाई आर्यन। वह उसे रोज़ धोखे से कुछ ऐसी दवाइयाँ खिला रहा था जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी के साथ संबंध ना बना पाए। क्योंकि आर्यन नहीं चाहता था कि अमन और दीक्षा की कभी कोई संतान हो और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो। वह तो अमन की शादी भी नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने कोशिश करके उसकी शादी करवा दी थी एक निम्न मध्यम वर्गीय घर की लड़की से। इसलिए अब वह उनकी संतान नहीं होने देना चाहता था। और जब यह बात सबके सामने आ गई तो उसने अपने भाई को इलाज के लिए मेरे पास भेज दिया, मुझसे यह बोलकर कि मैं अमन को कुछ ऐसी दवाई दे दूं कि वह परमानेंटली पिता बनने के लायक ही ना बचे, ताकि आर्यन की सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैंने ऐसी कोई दवाई अमन को नहीं दी। अमन को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, इसलिए मैंने उसे सिर्फ मल्टीविटामिन की टैबलेट दी थी। और मेरे ऊपर भरोसा करके अमन का बड़ा भाई आर्यन, जो उसे दवाइयाँ धोखे से खिला रहा था, वह दवाइयाँ उसने देनी बंद कर दी थी, क्योंकि वह आश्वस्त हो गया था कि अब मैं अमन को पिता बनने के लायक छोड़ूंगा ही नहीं। जिसकी वजह से अमन पूरी तरह से ठीक हो गया और अमन और दीक्षा के बीच सब कुछ सामान्य हो गया। आर्यन को लग रहा था कि अमन और दीक्षा के बीच सब कुछ ठीक हो भी जाएगा तो भी अमन कभी पिता नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं सच में उसके पिता बनने की क्षमता खत्म कर दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब जब दीक्षा माँ बनने वाली है तो आर्यन रोज़ मुझे धमकी दे रहा है कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। हाँ, मैंने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने मरीज के साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन आर्यन बहुत ही खतरनाक हो चुका है। वह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और मेरी जान को खतरा है। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर कभी मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार आर्यन होगा। वैसे मुझे पता है आर्यन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरी जान ले लेगा, लेकिन किसी का कितना भरोसा कर सकते हैं जब वह अपने सगे भाई के साथ इतना बुरा कर सकता है। तो फिर मैं तो उसका दोस्त हूँ। यह वीडियो देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए और तुरंत ही आर्यन को पकड़ने उसके घर चले गए। घर पर जब सबको सच्चाई पता चली तो सब हैरान हो गए। आर्यन, जो अमर के ऊपर अपनी जान छिड़कता था, वह ऐसा कर सकता है, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। आर्यन ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मैं अमन के साथ ऐसा क्यों करूँगा? और सौरभ, सौरभ को मैं कैसे मार सकता हूँ? वह तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह ऐसी बातें क्यों बोल रहा है वीडियो में? हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यह सब झूठ है। इसके पीछे ज़रूर कोई गहरी साजिश है। मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन अमन की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से यह बातें बोल रहा था। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसके आर्यन भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा था, क्योंकि काफ़ी पक्के सबूत मिले थे आर्यन के खिलाफ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ बाप हैरान थे, प्रॉपर्टी के लिए आर्यन इतना गिर सकता है। दीक्षा भी निशब्द थी। जो जेठ जी उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वह इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। दीप्ति की तो हालत ख़राब हो गई थी और वह लगातार रोए जा रही थी और बोल रही थी, आर्यन ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे वह तो अमन से बहुत प्यार करते हैं। मेघा भी हैरान थी और सोच रही थी, मैं तो आर्यन भैया को बहुत ही सीधा साधा समझती थी, पर यह तो छुपे रुस्तम निकले। इतना बड़ा कांड कर डाला और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। खैर, सारे सबूत आर्यन के खिलाफ थे, इसलिए पुलिस आर्यन को पकड़ कर ले गई। अमन और दीक्षा हैरान होकर ज़मीन पर बैठ गए कि आर्यन भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं। माँ बाप को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बड़े बेटे का साथ दें या अपने छोटे बेटे का। आखिर सौरभ ऐसी वीडियो क्यों बनाएगा, जबकि सबको पता था सौरभ और आर्यन बहुत पक्के बचपन के दोस्त हैं और अब एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी का लालच कुछ भी करवा सकता है और आर्यन के मम्मी पापा के पास काफ़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। अभी फ़िलहाल तो यही बात सामने आ रही थी।
आर्यन जेल जा चुका था और सारे सबूत उसके खिलाफ थे, तो इतनी आसानी से उसे जमानत भी नहीं मिलने वाली थी, बल्कि शायद सज़ा हो जाती, क्योंकि मरने वाला खुद उसके खिलाफ वीडियो बनाकर गया था। अब सारे घर की जिम्मेदारी अमन के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि जो जगह अब तक घर में आर्यन की थी और जो जिम्मेदारियां आर्यन की थी वह अब उसे ही निभानी थी, और साथ ही साथ दीक्षा को। दीप्ति तो सदमे में चली गई थी और अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। ऊपर से दीक्षा के मन में भी यह बात थी कि आर्यन भैया ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। रिश्ते बहुत अजीब मोड़ पर आ चुके थे, किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। जो दीप्ति बात बात पर दीक्षा को ताना मारा करती थी, अब उस दीप्ति को अमन ताना मारने से बाज नहीं आता था कि आपके पति ने तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेघा को भी अब अमन अच्छे से सुना दिया करता था और बोलता था, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी है, तो आप लिमिट में ही बात किया करो, वरना इस घर में घुसना बंद करवा दूंगा। अमन का यह बदला हुआ रूप देखकर घर में सब लोग हैरान थे। जो अमन इतना सीधा साधा होता था, वह इतना एग्रेसिव कैसे होता जा रहा था। हर किसी पर अपना दबदबा रखना चाहता था, सारा कुछ अपने हाथों में लेना चाहता था। अब तो वह बात बात पर अपने मम्मी पापा से भी लड़ने लगता था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आर्यन उधर जेल में पड़ा हुआ था। उसकी जमानत के लिए भी अमन कोई कोशिश नहीं कर रहा था। शायद अमन का दिल टूट गया था कि उसका प्यारा भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दीप्ति और उसके ससुर जी ही थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे आर्यन को जेल से बाहर निकलवाने की, लेकिन यह इतना आसान काम नहीं था। आर्यन से मिलने के लिए दीप्ति और उसके सास ससुर कभी कभी जाते थे, तो वह उनसे बोलता था कि अमन और दीक्षा क्यों नहीं आए। अब वह क्या बोलते कि अमन और दीक्षा उससे कितनी नफरत करने लगे हैं। आर्यन बोलता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन कभी कभी उसके माँ बाप को भी शक होता था कि कौन फंसाएगा आर्यन को और क्या वजह होगी आर्यन को फंसाने की। बल्कि डॉक्टर सौरभ ने वीडियो में साफ बोला है कि सब कुछ आर्यन का ही किया धरा है। आखिर डॉक्टर सौरभ झूठ क्यों बोलेंगे, उससे उन्हें क्या मिलेगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे रिश्ते उलझ चुके थे। आर्यन बोलता था, दीप्ति एक बार अमन से बोलो, मुझसे आकर मिले। इतनी जल्दी वह अपने भाई पर अविश्वास कैसे कर सकता है। उसे कैसे यकीन हो गया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर दीप्ति ने बोला, आप सच बोल रहे हो, आपने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आर्यन ने बोला, जब तुम्हें ही मुझ पर यकीन नहीं, मेरी पत्नी को ही मुझ पर यकीन नहीं, तो मैं और किसी से क्या उम्मीद करूं। ना आर्यन के माँ बाप को उसके ऊपर यकीन था, ना दीप्ति को, और ना ही अमन, दीक्षा और मेघा को। आर्यन पूरी तरह से हार मान चुका था और अब सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। इधर अमन पूरे घर में अपना एक छत्र साम्राज्य चलाने लगा था और उसकी मर्जी के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं डोलता था। और उसने तय कर लिया था कि वह आर्यन को तो जेल के बाहर कभी नहीं आने देगा। इस बात को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। आर्यन अभी तक जेल में था। अमन एक बार भी उससे मिलने के लिए नहीं गया था। दोस्तों, क्या सच में आर्यन ने अमन के साथ यह षड्यंत्र रचा था और सौरभ के साथ मिलकर उसके पिता बनने की क्षमता को हमेशा के लिए खत्म करवा देना चाहता था, या फिर मुख्य साजिशकर्ता कोई और था? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही इसका अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा।